दिल्ली में एक आदमी की कपड़ों की बहुत पुरानी दुकान होती है। वह दुकान उसकी पुश्तैनी दुकान थी। उसका बड़ा बेटा जब थोड़ी जिम्मेवारियां संभालने लायक हो गया तो अपनी पढ़ाई पूरी करके वह दुकान पर ही बैठने लगता है। तब उसके पिताजी ने धीरे धीरे करके जिम्मेवारियां अपने बेटे को भी देना शुरू कर दिए और एक बार उसे सूरत शहर भेजे साड़ियां लाने के लिए। वह गया। अब अक्सर उसका आना जाना सूरत होता माल लाने के लिए। तब उसकी एक बार मुलाकात होती है उससे भी बड़े एक और व्यवसायिक के बेटे से। लेकिन वह लड़का अय्याश किस्म का आदमी था। दोनों में दोस्ती तो हो जाती है। लड़कियों को बुला करके रातें रंगीन करना उसका काम था, जो सूरत के व्यवसायिक के बेटा होता है। अब इस दिल्ली वाले व्यवसायिक के बेटे की दोस्ती उससे हो जाती है। वह एक बार कहता है कि भाई, मार्केट में एक नई लड़की आई है, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए उसे बुला दूं। तब वह लड़का बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने अभी तक तो जिंदगी में सारे शौक पूरे कर लिए थे, लेकिन लड़कियों के मामले में वह अभी तक पीछे था। वह मना कर देता है साफ अपने दोस्त से, भाई मुझे ये सब नहीं करना है, और वह रात को सोने चला जाता अपने कमरे में। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। वह वही बात अपनी दोस्त की कही गई सोच रहा था। सुबह होने के बाद वह फैसला करता है कि क्यों ना मुझे यहां पर आया हूं तो उस लड़की से मिल ही लूं, मुझे यहां कौन जानने वाला है। तब वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई, कल जो आप कह रहे थे उस लड़की को बुला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब वह दोस्त बहुत खुश हो जाता है और लड़की को बुलवा लेता है अपने इस दोस्त से मिलवाने के लिए। जैसे ही वह लड़का उस लड़की के कमरे में जाता है जहां पर वो लड़की बैठी हुई होती है, तो लड़की उसे देखते ही बहुत घबरा जाती है और बहुत डर जाती है। वह हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है, रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं इस दलदल में फंस गई हूं, किसी ने मुझे यहां पर ला करके बेच दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी मेरी उम्र सिर्फ 12-13 साल है। तब यह लड़का उसे डांट देता है। फिर आगे जो करता है उसे सुनने के बाद तो आप भी सोच में पड़ जाओगे। आखिर फिर यह लड़का क्या करता है उस लड़की के साथ, जबरदस्ती करता है, हैवानियत की हदें पार करता है, या फिर रहम दिखाता है, बच्ची समझ करके उसे छोड़ देता है। आखिरकार वह लड़की दलदल में कैसे फंसी, कैसे इन सब के चंगुल में आई, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार कर। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक एक नाबालिग बेसहारा लड़की की है, जो तस्करों के चंगुल में फंस करके वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती है। दिल्ली में एक कपड़ों के बहुत बड़े व्यवसायिक होते हैं जिनका नाम होता है अमर बहादुर। वह उनकी दुकान पुश्तैनी थी। उनके 2 बेटा और एक बेटी हुआ करती थी। बड़ा बेटा होता है महेश। महेश ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बेटी और छोटे बेटे भी पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी उम्र अभी बहुत कम थी। महेश ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के साथ साथ कभी कभार अपने पिताजी के कपड़ों की जो साड़ियों की दुकान हुआ करती थी उस पर भी जाकर के बैठा करता था। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लिया, फिर वह उसके बाद फुल टाइम दुकान पर देने लगा, और महेश के पिताजी को भी थोड़ा सहारा हो गया बेटे के आने की वजह से। वह उसे दुकान पर बैठाते। जब उसे दुकान के बारे में थोड़ा जानकारी हो गई तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ा और बढ़ाएं। उसे बाहर माल लेने के लिए भी भेजा करते थे। साड़ियां उनकी सूरत शहर से आती थी, तो महेश का अक्सर सूरत आना जाना लगा हुआ ही रहता था। महेश गल्ले पर भी बैठता और उसके पिताजी उसे पैसा दिया करते थे माल लाने के लिए। एक बार वह सूरत शहर में जब गया तो वहां पर उसकी मुलाकात उससे भी बड़े एक व्यवसायिक के बेटे से हो जाती है। उनका भी सूरत में कपड़ों के कई कारखाने हुआ करते थे और कई आलीशान मकान भी थे वहां पर। उस कपड़े के व्यवसायी के बेटे का नाम होता है चंद्रभान। अब महेश की दोस्ती चंद्रभान से हो जाती है, क्योंकि महेश अक्सर सूरत आना जाना किया करता था। लेकिन चंद्रभान में एक कमी थी, वह अय्याश किस्म का लड़का था। वह अक्सर अपने घर पर लड़कियों को बुलाता था रातें रंगीन करने के लिए। जब उसकी दोस्ती महेश से हो गई तब वह एक बार बोला, भाई मार्केट में एक नई लड़की आई है, अभी बहुत कम उम्र की है, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए उसे बुलवा दूं, तू भी उससे मिल ले। जैसे ही यह बात चंद्रभान बोला, महेश ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मुझे यह सब नहीं करना है, मैं यहाँ पर माल लेने आया हूं, मैं अपने काम से आया हूं, मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना कह करके वह शाम को सोने चला गया अपने कमरे में। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती है। वह चंद्रभान की कही गई बातें सोचता रहता है। महेश ने सोचा कि मैं अपने सारे शौक तो पूरे कर लिया हूं, लेकिन यही एक शौक है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। वह रात भर सोचता रहता। सुबह होती है, सुबह होने के बाद वह विचार करता है कि यहाँ पर सूरत में मेरा यहाँ पर जानने
पहचानने वाला है तो नहीं, मुझे यहाँ कौन जानेगा, क्यों ना मैं यह काम भी, यह शौक भी अपना पूरा कर लूं। ऐसे सोच करके वह चंद्रभान के पास फोन लगाता है और कहता है कि भाई, रात में जो आप कह रहे थे लड़की के बारे में, उसे बुलवा लो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब चंद्रभान बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि दोस्त, ये हुई ना बात दोस्ती में, आज आपने मेरी बात आखिरकार मान ही लिया। तो महेश भी खुश हो जाता है। फिर उस लड़की को बुलवाया जाता है। जब वह लड़की आती है तब उस लड़की को सजा धजा करके बिल्कुल दुल्हन सी बना करके उसे एक कमरे में बिठा दिया जाता है और महेश बाद में पहुंचता है। लड़की को चंद्रभान ने पहले ही बुलवा लिया था। तो महेश जैसे ही कमरे में जाता है, वह जाकर के सोचा कि दुल्हन के घूंघट में उठाऊं, इस लड़की का चेहरा देखूं, तो ही लड़की थोड़ा पीछे हट जाती है और हाथ जोड़ करके महेश से रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। शायद महेश को उस पर रहम आ जाता है, दया आ जाती है। वह कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कह करके महेश झट से उस लड़की का घूंघट उठा देता है तो देखता है कि महेश की अभी उस लड़की की उम्र महज 12-13 साल के आसपास ही है। वह सोचने लगता है कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में रहते हैं जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। वह उन्हें साजिश करके वैश्यावृत्ति के चंगुल में फंसा लेते हैं। यही सब महेश सोच ही रहा था, तभी वह लड़की महेश के पैर पर गिर पड़ती है और रोने लगती है। कहती है कि भैया, मुझे यहां से बचा लो और रहम करो, भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी मत करो। अभी मैं बहुत छोटी हूं, मैं यह सब नहीं करना चाहती हूं, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। तो महेश उसे बहुत तेजी से डांटता है कि चुप रहो, वरना बाहर के सभी लोग सुन लेंगे, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी मेरे लिए, मैं तुम्हें यहां से बचा नहीं पाऊंगा। तब महेश के डांटने पर वह लड़की थोड़ा शांत हो जाती है और सहम जाती है। फिर महेश प्यार से उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वह लड़की बताती है कि मेरा नाम चित्रा कुमारी है। फिर महेश दोबारा पूछता है कि तुम इस दलदल में कैसे फंसी। तब वह लड़की कहती है कि भैया, मेरी परवरिश अनाथालय में हुई है। जब मैं 8-10 साल की थी तो वहां पर एक फैमिली आती है और कागजी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लिया। वह लोग कह करके लाए थे कि मैं इन्हें बेटी बना करके ले जा रहा हूं, लेकिन घर लाने पर वे लोग मेरे साथ बेटी के जैसा सलूक नहीं करते। घर पर मुझे बहुत परेशान करते, ढेर सारा मुझसे अकेले काम करवाते। मुझे खाने के लिए 2 वक्त का भोजन मिल जाता और पहनने के लिए बदन पर कपड़े मिल जाते, और मैं इससे ज्यादा क्या कर पाती। जो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, गोद लिए थे बेटी बना करके, वह दोनों पति पत्नी पेशे से डॉक्टर थे। अगले महीने पता चला कि वह अमेरिका जाने वाले हैं दोनों। तब मैंने उनसे पूछा एक दिन, क्या मैं आपके साथ अमेरिका चलूंगी? तब उन्होंने कहा कि हाँ, तुम मेरे साथ अमेरिका जरूर चलोगी, लेकिन 2-3 महीने बाद, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ खून का नहीं है ना, तो इसलिए वीजा, पासपोर्ट और कागजी कार्यवाही करने में 2-3 महीने का समय लगेगा। तब तक मैं तुम्हें यहाँ बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर अगले हफ्ते वे दोनों पति पत्नी अमेरिका चले गए और मुझे यहाँ पर एक औरत के घर पर छोड़ दिए। उस औरत के घर पर जब मैं गई तो वहां का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहां पर कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उस औरत के घर में एक तरफ तो सारी लड़कियां ही लड़कियां थी। जितने कमरे थे सभी कमरों में लड़कियां थी, और उन लड़कियों के पास जैसे शाम होता था, रोज नए नए मर्द आते थे। वह उन लड़कियों के साथ कमरे में जाते, दरवाजा बंद करके अपना समय बिताते और उसके बाद निकल करके अपने अपने घर चले जाते थे। यह सब देख करके मुझे अजीब लग रहा था। मैं वहां पर कुछ नहीं कर पा रही थी। जो वहां की आंटी थी, जो महिला थी, उस घर की मालकिन, उनका नाम नगीना होता है, और वह वहां पर एक मर्द भी काम किया करता था। वह मर्द उस नगीना आंटी का चमचा था, उसी के कहने पर हर काम किया करता था। वही मर्द मुझे यहाँ पर ला करके छोड़ गया है। यही कह करके वह लड़की यानी कि चित्रा एकदम से खामोश हो जाती है। फिर महेश उसकी तरफ अफसोस भरे नजरों से देखने लगा और मन ही मन महेश ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने दूंगा, कुछ गलत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है। क्योंकि आज मैं इसके साथ अगर गलत करूंगा, यह भी उन लड़कियों की तरह दलदल में फंस करके रह जाएगी, वेश्यावृत्ति के। इसका यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर महेश सोच ही रहा था, तभी वह लड़की महेश के दोबारा पैर पकड़ लेती है और रो करके कहती है कि भगवान के लिए मुझे यहां से बाहर निकाल ले चलो भैया, मुझे अपनी छोटी बहन समझ करके यहां से ले करके चलो भैया। तब महेश कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले करके तो नहीं चल सकता, लेकिन यहां से तुम्हें जरूर निकालने में मदद जरूर करूंगा।
फिर महेश अपने चारों तरफ देखता है और मौका देख करके कहता है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, नहीं तो वह आदमी आता होगा जो तुम्हें कल यहां पर छोड़ करके गया था, उसका आने का समय हो ही गया है। तब महेश ने देखा कि चंद्रभान और वह दलाल आदमी दोनों सामने से आ रहे हैं। जैसे ही वह महेश के पास पहुंचे तो महेश से पूछने लगे कि वह लड़की कहां पर है, बुलाओ उसे, उसका टाइम हो गया है, नहीं तो आपको पैसे और भी ज्यादा चुकाने पड़ेंगे उस लड़की के। तब महेश अपने हाथ में अपने शरीर का जख्म दिखाते हुए बोला, भाई ये देखो, ये लड़की तो गुस्से में शराब की बोतल मार करके मुझ पर भाग गई है, मैं क्या कर सकता था, मेरी क्या गलती है, उसने मुझे जख्म भी दिया और ऊपर से एक रात का आपने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। इतनी बात सुनते ही चंद्रभान और वह दलाल आदमी दोनों सन्न रह जाते हैं और वह दलाल आदमी तो रोने लगता है और रो करके कहता है कि आज तो मेरी खैर नहीं है, नगीना आंटी मुझे जीते जी ही मार डालेगी। तब वह आदमी कहता है कि आपको यह बात चल करके नगीना आंटी से बतानी होगी। तब महेश बहाना बनाते हुए कहता है कि ठीक है भाई, तुम अभी जाओ, कल सुबह 9 बजे ठीक मैं तुम्हारे नगीना आंटी के पास जा करके मिल लूंगा और सारी बात बता दूंगा। वह आदमी जाने लगता है और वह फिर महेश उससे कहता है कि भाई सुन, और हाँ, अगर तेरी नगीना आंटी तुझे डांटे फटकारे बोले तो उनसे बोल देना, वह लड़की उनके पास है, सुरक्षित है, कल सुबह 9 बजे आसपास आएंगे और लड़की को ले करके और तुम्हारा जितना भी ज्यादा पैसा बनता है वह लोग उसकी कीमत चुका देंगे। फिर वह आदमी उनसे निवेदन करता है कि भैया कल आप लोग दोनों जरूर आ जाना नगीना आंटी के पास 9 बजे। इतना कह करके वह आदमी वहां से चला जाता है। महेश और चंद्रभान दोनों दोस्त बैठ करके आपस में अब बात करने लगे कि आखिरकार यहां से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। चंद्रभान वहां पर सूरत का लोकल था तो उसने अपने दोस्त महेश से कहा कि भाई तू यहां से निकल, मैं अपने निकलने का बंदोबस्त कर लूंगा। फिर महेश अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और वहां से चला आता है अपने घर। घर आने पर पिताजी पूछते हैं कि बेटा माल कहां पर है, क्यों लेकर के माल नहीं आए। तब महेश बहाना बनाता है और कहता है कि रास्ते में पिताजी कुछ गुंडों से मेरी मुठभेड़ हो गई थी, उन्होंने मेरा सारा पैसा छीन लिया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं माल कहां से लेकर के आता। महेश के पिताजी भी अपने बेटे पर यकीन कर लेते हैं, उनके बातों पर, और कुछ नहीं कहते। महेश भी सुकून से रहने लगा और दुकान पर आने जाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन महेश और उसके पिताजी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी उसका दोस्त चंद्रभान आता है और चंद्रभान के ही साथ कुछ अजीब दिखने वाले आदमी भी थे और उनके साथ एक महिला भी थी और उस महिला के साथ वह पुलिस दलाल भी था जो चित्रा को महेश के पास छोड़ करके गया था। वे लोग जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं, वह जो पुरुष दलाल था वह महेश को देखते ही पहचान जाता है और अपनी मालकिन यानी कि नगीना आंटी से बोला, नगीना मैडम, यही वह आदमी है जो चित्रा को भगाया है। तब महेश के पिताजी आवाज सुन जाते हैं तो अपने बेटे से पूछते हैं कि महेश बेटा, चित्रा ये कौन है, क्या मामला है। तो महेश बहुत डर जाता है, सकता जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तो महेश के पिताजी समझ लेते हैं इसमें मेरे बेटे की ही गलती है, मामला कुछ गड़बड़ है। उन लोगों की सारी बात महेश के पिताजी सुनते हैं, फिर उन्हें कुछ पैसे दे करके दुकान पर से हटा दिया करते हैं। पैसे पा करके नगीना आंटी बहुत खुश हो जाती है, वह शायद पैसे के लिए ही दुकान पर आई हुई थी और पैसा लेकर के चली जाती है। तब महेश से पिताजी उनके पूछते हैं कि बेटा आखिरकार बात क्या हुआ, कुछ नहीं बताता, तो उसके पिताजी उससे बात करना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिन तक बात नहीं होती तो उसके बाद महेश अपने पिताजी को समझाने और बताने की कोशिश करता है और वह कहता है कि पिताजी उस लड़की को मैंने ही बुलवाया था, वह मेरे ही कहने पर वह लड़की को लेकर के आया था, हालांकि उस लड़की को मैंने भगाया है, हालांकि उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पर महेश की यह बात सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे यह बात आसपास और मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि अमर बहादुर सेठ का लड़का शहर में जाता है और माल लाने, लेकिन वहां पर वह लड़कियों के साथ अय्याशी किया करता है। महेश के पिताजी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, वह दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। पिताजी के मरने का जिम्मेवार महेश की मां महेश को ही मानती है। वह कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज वह जरूर जिंदा होते। अब मेरी जिंदगी खराब हुई तो हुई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से
तुम्हारे भाई और बहन की भी जिंदगी खराब हो, इसलिए वह अपनी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी से और घर से महेश को बेदखल कर देती है। पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने की वजह से महेश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए उसे शहर में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वह अब अपनी जिंदगी को कैसे काटे, किस तरह अपना खर्च चलाए। उसकी उम्र अब धीरे धीरे करके 50 साल लगभग हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए वह अब शहर में रह करके टैक्सी चलाने लगा था। एक दिन महेश टैक्सी लेकर के खड़ा था, सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद महेश के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है कि बेटा क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? तब महेश कहता है कि हाँ बाबा, मैं आपको जरूर छोड़ दूंगा। तब वह आदमी कहता है कि मैं अकेला आदमी नहीं हूं, आपको मेरे साथ मेरे घर तक चलना होगा, और भी आदमी लोग हैं मेरे साथ जाने के लिए। तब महेश कहता है कि ठीक है बाबा, आप मेरे साथ मेरे गाड़ी पर बैठिए, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूं। महेश फिर उस बूढ़े आदमी को अपने गाड़ी में बैठा लेता है और उसके घर के तरफ चल दिया। रास्ते में वह आदमी महेश को रोकता है तो महेश देखता है कि सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई बिल्डिंग आलीशान होती है। वह आदमी महेश को वहीं पर रोक करके झट से घर में जाता है और उस आदमी के साथ घर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकल करके आती है। महेश उस आदमी को देखता है तो वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। फिर वह लड़की, वह बूढ़ा आदमी महेश की गाड़ी में बैठ जाते हैं और महेश एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। और महेश उस लड़की को बार बार देखने की कोशिश करता है गाड़ी में लगे साइड मिरर से, और जब महेश देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की भी शायद उस महेश को बार बार घूर करके देख रही है। फिर महेश मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है। वह अपने दिमाग पर जोर देने लगता है, वह उसे पहचान नहीं पा रहा। उसके मन में यही सवाल आ रहे थे कि यह लड़की कौन है, इसे मैंने शायद कहीं पर पहले देखा हुआ है। फिर उसे अचानक याद आता है कि अरे यह लड़की तो वही चित्रा है। चित्रा, वही चित्रा जिसके पास मैं गया था, जिसकी वजह से आज मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन महेश के मन में यह सवाल आते हैं, आखिरकार यह लड़की यहां तक पहुंची कैसे? इतना आलीशान घर, इतना अच्छा रहन सहन, और किसी मॉडल की तरह यह लड़की लग रही है। आखिरकार यह हुआ तो कैसे हुआ? यही सब सोचते सोचते वह एयरपोर्ट पर पहुंच गया। फिर चित्रा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि पिताजी अब आप घर जाइए, अब मैं चली जाऊंगी। फिर उसके बाद वह महेश से पूछती है कि आप मेरे पिताजी को घर तक तो छोड़ दोगे ना? फिर महेश उसकी बात समझ गया और वह बहाना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे दूसरी तरफ जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। अगर आप कहे तो मैं दूसरी टैक्सी का प्रबंध कर दूंगा। तब चित्रा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, दूसरी टैक्सी बुला लो, मैं अपने पिताजी को गाड़ी में बैठा करके भेज दूंगी, क्योंकि शाम होने वाली है तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। तब चित्रा के कहने पर महेश दूसरी टैक्सी बुलवा लेता है और उसके पिताजी को बैठा करके ड्राइवर से कहता है कि आप अंकल को घर तक छोड़ देना। उसके बाद वह ड्राइवर जैसे ही चला जाता है, तब चित्रा महेश के गले से लिपट करके खूब फूट फूट करके रोने लगती है। महेश को वह मंजर याद आ जाता है जब चित्रा उस दिन अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, कुछ इसी तरह रो रो करके। फिर महेश उसे ढाढ़स बताता है और कहता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ? उस दिन जब मैंने तुम्हें वहां से भगाया था, तब उसके बाद तुम कहां गई, किसके पास रही? तब वह लड़की कहती है कि वहां से मैं आने के बाद इधर उधर भटक रही थी, तभी यह अंकल मिले जो अभी गए यहां से, यानी कि मेरे ससुर जी। उन्होंने ही मुझे देखा और फिर मुझे अपने साथ लेकर के अपने घर चले गए। घर ले जा करके इन्होंने मुझे एक अच्छे से स्कूल में खूब पढ़ाया लिखाया और मैं अब डॉक्टर बन गई हूं। डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। इनका बेटा एक पैर से अपाहिज था, लेकिन मुझे अपने अपाहिज पति के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अब मैं और मेरे पति दोनों अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। मैं अमेरिका ही जा रही थी अपने पति के पास, लेकिन भैया यह सब कुछ जो कुछ भी हुआ है मेरी जिंदगी में, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही है भैया। यह सब आपके कारण ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मेरी जिंदगी उसी रात बर्बाद हो गई होती। अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती भगाने में, तो मैं भी उस दलदल में और लड़कियों की तरह ही फंस करके रह जाती। लेकिन भैया आप तो बहुत बड़े घर के थे, लेकिन आपको यह टैक्सी चलानी कैसे पड़ रही है? तब महेश अपने ऊपर सारी बीती हुई घटनाओं को बताता है, अपनी आप बीती चित्रा से बताता है, जो चित्रा के चले जाने के बाद उसके साथ घटित हुई थी।
और कहता है कि लेकिन चित्रा, मुझे एक बात की खुशी है, मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया तुम्हें उस दलदल से निकाल करके, लेकिन पछतावा सिर्फ एक बात का है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से बहुत कम उम्र में ही चले गए मुझे छोड़ करके। फिर चित्रा कहते हैं कि भैया मैं एक बात कहूं तो आप बुरा ना माने। तब महेश कहता है कि बोलो बहन। तो चित्रा कहती है कि मैं आपको कुछ पैसे की मदद कर दूं जिससे कि आपको यह टैक्सी चलाना ना पड़े। तब महेश कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं है, मैं पैसे लेकर के आखिरकार करूंगा तो क्या करूंगा, वैसे भी मेरी आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, जो आधी बची है मैं वह टैक्सी चलाने में गुजार दूंगा, पैसे का मेरे लिए कोई अब मायने नहीं है। इतना सुनने के बाद चित्रा के आंख से आंसू टपकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह अमेरिका चली जाती है और जाते जाते महेश से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है, जिससे अमेरिका में रहने के दौरान भी चित्रा और महेश की बातचीत अक्सर होती रहती थी और चित्रा रिश्तों में लगाव बना रहे, मोहब्बत कम ना हो, इसलिए वह गिफ्ट भी महेश के लिए भेजा करती थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।